हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एच स्मार्ट स्टडी। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए आज से मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए मॉडल सेट पेपर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो मैट्रिक के एग्ज़ाम होने वाले हैं फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें मैं सबसे पहला जो पेपर लेके आया हूँ वो सामाजिक विज्ञान का लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका सबसे पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो पहला सब्जेक्ट है वो 7 अप्रैल को। जी हाँ फ्रेंड्स, 7 अप्रैल को आपका जो फर्स्ट पेपर है वो एसएसटी का ही होने वाला है। ओके दोस्तों, तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, बस हमारे साथ आप बने रहे और कंटिन्यू मैं जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूँ तो बस आपको ये सारे पीडीएफ को पढ़ लेने हैं दोस्तों। जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ 5 तो सेट मैं टर्म 1 का बताऊँगा और 5 सेट आपको मैं जो आपका टर्म 2 का है वो सेट सॉल्यूशन करवाऊँगा। जी हाँ, आंसर के साथ मैं आपको सारा जितने भी मॉडल सेट है तो उसके सारे आंसर बताने वाला। लोग वीडियो के एंड तक बने रहे और फ्रेंड्स आप लोग अच्छे तरीके से जो भी मैं बता रहा हूँ इसे केवल पढ़ के चल जाए फ्रेंड्स। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ दोस्तों कि आप लोग आसानी से 80% प्लस नंबर लेके आएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 80% से एबव नंबर आप ला सकते हैं, केवल जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसे ही पढ़ के आप चल जाए। तो मैं जो भी सेट बताने वाला हूँ इसको आप लोग एकदम अच्छे से तरीके से कर लीजिए दोस्तों। 7 अप्रैल को मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आप लोग एसएसटी के पेपर के खोपड़ी में छेद करके ज़रूर आइएगा दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार पेपर के खोपड़ी में छेद कर देना आप लोगों को। तो बिंदास तरीके से हमारे साथ शुरू हो जाइए आज से। ओके दोस्तों, तो चलिए फिर देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। ओके दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए पहले क्या होते थे, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में होते थे, ठीक है, लेकिन अब जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो जेसीईआरटी में आ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपके क्वेश्चन जेसीईआरटी में। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है झारखंड काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो अब आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 हो गए, ठीक है। प्रथम सौदिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10 विषय देख लीजिए सामाजिक विज्ञान हो गया और समय जो आपका 1.5 घंटा। ओके फ्रेंड्स, 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेंगे, टोटल 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सामान्य निर्देश, कुल प्रश्न संख्या 40 रहेंगे दोस्तों। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए रहेंगे, सही विकल्प का चयन करना पड़ेगा आपको। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसी 4 में से कोई एक आपका आंसर होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपके कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं काटे जाएंगे। आप चाहें तो 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी फ्रेंड्स। जी हाँ, 1789 इसका करेक्ट आंसर है। ओके फ्रेंड्स, 1789। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो इसका याद रखिएगा रूसो, इसका आंसर है फ्रेंड्स रूसो। ओके, तीसरा देख लीजिए, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा यंग इटली सोसाइटी की स्थापना जूसेपे मेजिनी ने किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, मेजिनी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, यदि यंग इटली सोसाइटी के स्थान पे यंग यूरोप सोसाइटी दे दे तो उसका भी आंसर आपका मेजिनी ही होंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इटली का एकीकरण कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था। कब फ्रेंड्स, 1861। 5th नंबर में देख लीजिए, शुल्क संघ जॉल्वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, तो इसका ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएंगे परसा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 13 अप्रैल 1919। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये हमारे इतिहास का काफ़ी एक दर्दनाक घटना थी दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे कि कभी भी भूला नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और
हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लीजिए, ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में देखिए भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा, पहला जो अर्थ समिट हुए थे वो 1992 में हुए थे। जी हाँ दोस्तों, 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में नहीं पाई जाती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि काली मृदा आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गए और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, तो ये 4 स्टेट में पाए जाते हैं दोस्तों। राजस्थान में देखिए काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ओके, राजस्थान में आपके मरुस्थली मृदा जो कि बलुआई टाइप का जो मिट्टी होती है फ्रेंड्स, वो पाए जाते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कहाँ कहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी। तो आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस राज्यों में पाई जाती है। और ध्यान रखिए काली मिट्टी जो होते हैं ना आपके, वो कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। और काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो रेगुर मृदा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो हो जाएंगे कृषि प्रसार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है 1973। क्वेश्चन नंबर 17 आपके, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों संकटग्रस्त जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, लुप्त जातियाँ, इनमें से सभी। जी हाँ फ्रेंड्स, इनमें से सभी श्रेणी में रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया था? तो देखिए इसका हौज खास का जो निर्माण करवाए थे फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। जबकि यहाँ पे ये चारों ऑप्शन जो है यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिए गए हैं। तो ये चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपके, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं के पक्ष में जो दिया गया तर्क नहीं है, तो वो आपके कौन सा हो जाएंगे? बहुउद्देश्य परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आपके छट जाएंगे। बाकी देख लीजिए, बहुउद्देश्य परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ पे जल की कमी होती है, ये तो सही है। ठीक है, और बाढ़ को नियंत्रण करने में बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी सही फ्रेंड्स है। ठीक है, तो ऑप्शन ग आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो देखिए किसी देश का जो विकास है वो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी चीज़ जरूरी होते हैं किसी भी देश का विकास को नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में आपके, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है और इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। तो अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 रुपया, 7,000 रुपया और 3,000 रुपया हो तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 परिवार है, तो 4 परिवार और प्रति व्यक्ति आय कितना है? 5,000 है। तो 4 परिवार का 5,000 के हिसाब से कितने हो गए? 5,000 के हिसाब से आपका 20,000 हो गया दोस्तों। ठीक है, 20,000। और 3 परिवारों का देखिए यहाँ पे दे दिया है 4,000, 7,000 और 3,000। तो ये सभी को जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना निकल के आएगा? 7 3 10,000 और 4 14,000 फ्रेंड्स। तो 14,000 जब हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये कितने निकल के आएंगे? 6,000। तो जी हाँ, इसका आंसर कितना हो जाएंगे फ्रेंड्स? 6,000। देखिए 6,000, ये आपका 6,000 करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपके,
मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो शिशु मृत्यु दर। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बस आप ध्यान से ये सारे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा, ठीक, तो आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, वनोत्पादक का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? देखिए कहने का मतलब फ्रेंड्स, वन पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं, कृषि की जाती है, ये सारे आपके प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। जी हाँ, प्राइमरी सेक्टर में। इसके अलावा और भी ध्यान रखिएगा, जो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं आपके, वो आपके हो जाएंगे जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ठीक है, और ये सभी कृषि, ये सभी चीज़ आपके प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। जी हाँ, ऐसे क्षेत्र संगठित जो कि सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे, संगठित क्षेत्र हो गई है। क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई है। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेवा देने का बात हो रहा है ना, तो सेवा तो ऐसे देखिए सभी लोग मतलब पब्लिक को किसी न किसी तरीके से प्रॉफिट पहुँचा ही रहे हैं दोस्तों। बट यहाँ पे देखिए डायरेक्ट तरीके से जो पब्लिक को जो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है वो किससे हो रहा है? तो नरेश देख सकते हैं आप, नरेश जो कि क्या चीज़ कर रहा है, एक शिक्षक है। तो शिक्षक है फ्रेंड्स, मतलब वो जब वो टीचिंग करा रहा है तो समझिए डायरेक्ट तरीके से वो सेवा दे रहा है लोगों को। और राकेश जो टैक्सी ड्राइवर है, तो वो भी यहाँ पे डायरेक्ट तरीके से लोगों को सेवा दे रहा है, टैक्सी चला के, मतलब लोगों को जो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ पे छोड़ रहे हैं वो, ठीक है। और यहाँ देखिए रमेश करे तो खेत में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट मतलब लोगों को मतलब सेवा नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और सुरेश भी देख लीजिए फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आंसर जो जाएंगे वो नरेश हो जाएंगे और राकेश। तो नरेश और राकेश करेक्ट है, तो देख लीजिए नरेश और राकेश ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए फ्रेंड्स, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा 100 दिनों का रोजगार, ठीक है। ये अधिनियम जो है वो 2005 का अधिनियम है, नरेगा अधिनियम 2005 का, याद रखिएगा। इसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी जाती है। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होंगे। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये पर्सनल बेरोजगारी होंगे, ठीक है। तो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। देखिए, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? जी हाँ दोस्तों, ये दोहरे गणना की समस्या से बचने के लिए की जाती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका ध्यान रखिएगा। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है, इससे, हाँ देखिए इसका जो आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? तो बेल्जियम का भाषाई समूह याद रखिए स्पेनिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेनिश जो है बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है, बेल्जियम का भाषा स्पेनिश नहीं है। ओके फ्रेंड्स, और क्वेश्चन नंबर 33 में देख लीजिए, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस राजभाषा घोषित किया गया था? सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 में आपके, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो याद रखिएगा 1948 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो संघवाद की विशेषता नहीं है दोस्तों, इसका आंसर गा हो जाएंगे फ्रेंड्स। जी हाँ, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में
स्पष्ट रूप में वर्णित नहीं होते। गा आंसर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। निम्नलिखित में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा अरबी लैंग्वेज जो है हमारे भारतीय संविधान में अरबी लैंग्वेज इसके जिक्र नहीं किए गए हैं। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें से अरबी शामिल नहीं है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 37 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन घ हो जाए। विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो विकेंद्रीकरण के संबंध में याद रखिएगा दोस्तों कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। ये आंसर ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, तो देखिए 39, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि वर्ग विशेष के हित का समूह, यहाँ पे लिखिए किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन है, ये सही है। राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज में लोगों को लामबंद करता है, ये भी सही है। आंदोलन किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया है एक ऐसा संघर्ष जिसमें संरचना हो भी सकती है नहीं भी, ये भी सही है दोस्तों। तो दबाव समूह, देखिए दबाव समूह जो है इसका ये राजनीति में सीधी तरीके से भाग नहीं लेते, ठीक है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है ये भाग लेते हैं, तो भाग नहीं लेते दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन घा इसका करेक्ट आंसर है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40 और आज के लास्ट क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है, ये सही है। खाद्य विक्रेताओं का संघ, तृणमूल कांग्रेस, ये भी सही है। श्रीलंका एक संघात्मक शासन प्रणाली, तो देखिए यहाँ पे जो दबाव समूह है ये खाद्य विक्रेताओं का संघ नहीं है फ्रेंड्स, ये आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं, तो ये आंसर सही हो जाएंगे, बाकी सभी ठीक है फ्रेंड्स। तो और हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैं जो भी आंसर बताया हूँ ये एकदम 100% सही है फ्रेंड्स, आपको एक जरा भी कहीं से भी सोचना नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप लोग एकदम निश्चिंत होके ये आंसर मार के आइएगा दोस्तों। देखिए यहाँ जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। हाँ, आपकी जो 7 तारीख को पेपर होने वाले हैं SST के, उसमें आप पेपर की खोपड़ी में ज़रूर छेद कर पाइएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड्स, और ये जो मैं जानकारी दिया हूँ, ठीक है, इससे आप सेटिस्फाइड होंगे। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।